हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? आई होप सभी बहुत शानदार होंगे। और आप लोग जानते हैं रोज़ सुबह 9:30 बजे हमारे साइंस का प्रैक्टिस सेट होता है, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और सिर्फ एनटीपीसी नहीं, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं ये बात भी कि हम लोग पूरी थ्योरी भी कवर कर चुके हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब हम लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है लास्ट टाइम पे। तो आज प्रैक्टिस सेट 4 है, रोज सुबह 9:30 बजे आप लोग का होता है। और इसके अलावा ध्यान रखिए दोस्तों, मैं 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवा रहा हूं। डेली 1 PM पे भी क्लास होती है आप लोगों की अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री क्लास है। आप लोग उसको ज्वाइन करो, देखो कितना मजा आता है। बिल्कुल आप लोगों को टेस्ट के रूप में आप लोगों को लिया जाता है, आप लोगों को रैंक भी मिलती है कि आप लोगों की रैंक क्या आई। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर दोस्तों सर्च करना है मेरा नाम नीरज जांगेड़, और मुझे क्या कर ले, फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में सी ऑल में सारी क्लास दिख जाएगी आप लोगों को, ठीक है। गोल सेलेक्ट कर लेना एसएससी एग्जाम, यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोग को दिख जाएगी, सारी क्लासेज आप लोग दिख जाएगी। जो भी आप लोग क्लास क्लिक करोगे, अगर आप लोग नए यूजर हो तो पहले आप लोगों से कोड पूछा जाता है। तो कोड आप लोगों को डालना है दोस्तों नीरज 11 और अनलॉक कर लीजिए, जिससे सारी क्लास आप लोग की अनलॉक हो जाएगी। फ्री स्पेशल क्लासेज, वहां पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सभी की क्लास आप लोग देख सकते हो। आप लोग अनलॉक कोड यूज करिए नीरज 11, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। अ वेरी गुड मॉर्निंग। बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कल की जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको टिक करे हुए मिल गए होंगे ना। आप लोग बोल रहे थे ना सर टिक करे हुए देते, तो अब से आप लोगों को टिक मतलब जो राइट आंसर है उस पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, किसको सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। आप लोग जानते हैं अब अगर आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, जैसे वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। और इनसे लड़ने के लिए आप लोगों की बॉडी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है कहां से होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी से होता है। इसलिए हम लोग डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी का सैनिक बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, डब्ल्यूबीसी के आप लोगों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों से पूछी जाएगी कि जो डब्ल्यूबीसी है उसका शेप कैसा होता है। तो अगर आरबीसी की शेप की बात करें, आरबीसी के शेप की बात करें तो आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव। क्या होता है, बाइकॉनकेव यानी द्विअवतल। क्या होता है, द्विअवतल। अगर आप लोगों से डब्ल्यूबीसी के शेप के बारे में बात करें तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, अनियमित होता है। कैसा होता है दोस्तों, इर्रेगुलर शेप का होता है, अनियमित शेप का होता है। तो अगर हम लोग बात करें आप लोगों से डब्ल्यूबीसी के आकार की, तो ये आप लोगों का अनियमित होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता। ध्यान रखिए दोस्तों, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो 5 प्रकार का होता है। जो व्हाइट ब्लड सेल है ना आपका, वो 5 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है इजनोफिल, एक होता है बेसोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल। आप बोल रहे हैं कि ये क्यों बताया जा रहा है, तो ध्यान रखिए, आप लोगों से पूछा जाता है सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है। तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों, वो होता है आप लोगों का मोनोसाइट। वो आपका क्या होता है, मोनोसाइट, ठीक है। आप लोगों से पूछा जाए अगर संख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा वाला पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछे संख्या में सबसे कम क्या पाया जाता है, तो संख्या में सबसे कम बेसोफिल पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोगों से पूछे कि साइज में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन है, राइट आंसर आपका होगा मोनोसाइट। अगर आप लोगों से पूछे कि दोस्तों संख्या में सबसे ज्यादा कौन होता है, तो न्यूट्रोफिल होता है, ये 50 से 70% होता है। और अगर आप लोगों से पूछे डब्ल्यूबीसी में सबसे कम क्या पाया जाता है, बेसोफिल सबसे कम पाया जाता है। तो ये सारी चीज मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। देखिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर आप लोगों से पूछे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, तो आपका आंसर आएगा मोनोसाइट। अगर आप लोगों से पूछे सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी आकार में, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट।
अगर आप लोगों से पूछे संख्या में सबसे बड़ा, तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल। संख्या में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, संख्या में सबसे ज्यादा जो होता है वो न्यूट्रोफिल होता है। और अगर आप लोगों से पूछे संख्या में सबसे कम, तो संख्या में सबसे कम आपका बेसोफिल होता है। और अगर आप लोगों से पूछे कि दोस्तों जो WBC में जो एंटीबॉडी बनाती है ना, WBC वो कौन बनाता है, तो लिम्फोसाइट आप लोगों का एंटीबॉडी बनाता है। कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। और ध्यान रखें, जब किसी को एड्स हो जाता है तो एड्स में जो लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो आपकी बॉडी क्या एंटीबॉडी बना पाएगी? क्या नहीं बना पाएगी। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाएगी। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे चलते हैं, आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए आंसर बताइए। नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू, नेफ्रॉन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं जो आपकी किडनी होती है, जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क बोलते हैं, किडनी का काम क्या होता है? ब्लड में जो भी आप लोगों के वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, और ये वेस्ट सब्सटेंस कौन से होते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट। दोस्तों आपकी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटी होती है, इसमें आप लोगों के नाइट्रोजन वेस्ट आप लोगों के प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजन युक्त गंदगी। इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ये नाइट्रोजन युक्त गंदगी होती कहां पर है? ब्लड में होती है। किडनी क्या करती है? ब्लड से इसको छान लेती है, और किडनी में फॉर्मेशन होता है यूरिन का, मूत्र का, और मूत्र के माध्यम से ये आपका जो नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन युक्त गंदगी बाहर निकल जाती है। और दोस्तों ये आप लोगों की जो किडनी है, इसी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इसी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन किससे रिलेटेड हो जाएगा? किडनी से हो जाएगा। और किडनी आप लोगों के किससे रिलेटेड हो जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? जो आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करती है चीजों को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताइए। डैश कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया इन ह्यूमंस। जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? जल्दी से बताइए। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट वही आंसर दे रहे हैं, किडनी। और यही गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आ जाइए दोस्तों, मैं इसको पूरी वर्किंग समझाता हूं, जिससे आप लोगों को कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, देखो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मैंने आप लोगों को बताया आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्ट है इसको बाहर निकालना जरूरी है। बाहर कैसे निकलेगा दोस्तों? यूरिन के माध्यम से निकलेगा, मूत्र के माध्यम से निकलेगा। अब होता क्या है दोस्तों, बात समझिए। सबसे पहले तो जो अपना नाइट्रोजन वेस्ट है वो क्या है? अमोनिया है। क्या है दोस्तों? अमोनिया अपना नाइट्रोजन वेस्ट है। सर ये अमोनिया का निर्माण होता कैसे है? तो देखिए, जो आप लोग प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है। तो प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है, पाचन होता है, प्रोटीन टूटता है आप लोगों के अमीनो अम्ल में, यानी एमिनो एसिड में। और ये एमिनो अम्ल और टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आप लोगों का जो अमोनिया है ये किस में जाएगा? लीवर में जाएगा। ध्यान रखिए, अमोनिया क्या जाएगा? लीवर में जाएगा। और लीवर इस NH3 में अमोनिया में क्या मिला देगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिला देगा। और जब अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो जो ये अभिक्रिया हो रही है, इसको कौन सा एंजाइम है जो इसकी दर को फास्ट करता है? तो ध्यान रखिए, यूरिएज। आप लोगों को बोले कि यूरिएज एंजाइम क्या करता है, तो दोस्तों ये आप लोगों का अमोनिया में क्या मिला रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो ये अभिक्रिया हो रही है इसको तेज करता है। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके किसका निर्माण करते हैं? यूरिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? यूरिया का निर्माण करता है। और ये यूरिया किस में मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। ये जो यूरिया रक्त में मिल जाता है। अब दोस्तों ब्लड में आप लोगों की क्या है? यूरिया है। अब ये आप लोगों को पता है ब्लड में यूरिया को आपको बाहर निकालना है, तो ब्लड से यूरिया को बाहर निकालता है कौन? किडनी। तो ये आप लोगों का किडनी क्या करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन कर लेती है, ब्लड में जो यूरिया होती है उसको बाहर निकाल लेती है। और क्या करती है दोस्तों? ये यूरिया प्लस जल मिलाकर किसका निर्माण करती है? यूरिन का निर्माण करती है, मूत्र का निर्माण करती है। और इस प्रकार से आपकी बॉडी से ये बाहर चला जाता है। क्लियर? तो आप लोगों से पूछे कि भैया अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किसने करा? ये काम करा लीवर ने। और अगर आप लोगों को बोले ब्लड से यूरिया निकाल कौन रहा है, तो ये निकाल रही है आप लोगों की किडनी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है?
दोस्तों जो भी अनैच्छिक क्रिया होती है ना आप लोगों की, जैसे आप लोग डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, आप लोगों को उबासी आ रही है, खांसी आ रही है, उल्टी आ रही है, जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होती है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लिगेटा करता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? अब ये मेडुला ऑब्लिगेटा होता क्या है, देखो यहीं पर समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें क्लियर करते चलो। देखो आप लोगों का जो ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। आप लोगों का जो ब्रेन होता है ना, इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आप लोगों का फोर ब्रेन, एक होता है आप लोगों का मिड ब्रेन, और एक होता है आप लोगों का हिंड ब्रेन। आप लोगों से पूछा जाता है कि इस फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में सबसे बड़ा कौन सा है? तो अगर आप लोग बात कर रहे हो दोस्तों साइज के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है, यानी आप लोगों का अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा, फिर आपका हिंड ब्रेन, फिर आप लोगों का मिड ब्रेन। क्लियर? चलो ये बात समझ में आ गई। अब मेडुला ऑब्लिगेटा किसका पार्ट होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को फोर ब्रेन का पार्ट बता दूं। तो फोर ब्रेन के आप लोगों के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है सेरेब्रम। ठीक है, फोर ब्रेन के समझ में आ गया। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है सेरेब्रम। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मेडुला ऑब्लिगेटा करता क्या है, तो दोस्तों जितनी भी अनैच्छिक क्रिया है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन आप लोगों से पूछे ये किसका भाग है, फोर ब्रेन का भाग हो सकता है कि नहीं सर? तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का एक होता है हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है आपका मेडुला ऑब्लिगेटा। क्लियर है क्या? तो अगर आप लोगों से पूछे कि मेडुला ऑब्लिगेटा किसका पार्ट होता है, तो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ध्यान आप लोग रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हर एक चीज को यहीं पर क्लियर करते चलेंगे क्वेश्चन के साथ में। चलिए आंसर बताइए। डैश इज द स्पेस बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? दोस्तों आपका न्यूरॉन क्या होता है? ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर आप लोगों से पूछे ह्यूमन बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, बड़ी की बात नहीं कर रहा, सबसे लंबी कोशिका की बात कर रहा हूं, तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। दोस्तों न्यूरॉन आपके कहां पर पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मतलब आपका जो भी नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, उसमें आप लोगों उसकी यूनिट क्या है? आपकी न्यूरॉन है। और 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? सिनेप्स हो जाएगा। कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है? ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ह्यूमन ब्लड में शुगर का अमाउंट कंट्रोल कौन करता है? तो आइए समझते हैं। दोस्तों जो भी आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हो भोजन में, इस कार्बोहाइड्रेट का ही कॉमन नेम क्या होता है? शुगर होता है। ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का ही अगर आप लोगों से पूछे कॉमन नेम क्या होता है? शुगर होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो जब इसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, ये कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही तो है। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आप लोगों का किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। पैनक्रियास से अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर इंसुलिन का श्रावण कम होगा, इंसुलिन का अमाउंट अगर कम होगा, तो ग्लूकोज क्या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? आपके बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। तो आपके दोस्तों बेसिकली ग्लूकोज होता कहां पर? ब्लड में होता है। तो ब्लड में ग्लूकोज अगर आप लोगों का ग्लाइकोजन में, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इंसुलिन हार्मोन पे करेगा। क्योंकि अगर इंसुलिन हार्मोन अगर अच्छे से निकल रहा है तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो ये जो आप लोगों का ग्लूकोज का अमाउंट है, या आप लोग बोल सकते हो शुगर का अमाउंट है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ये जेईई 2019 का क्वेश्चन था। आंसर बताओ। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, ऐसी ग्लैंड का नाम बताना है आप लोगों को जिससे एंजाइम्स भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पैनक्रियास होती है दोस्तों, ये एक क्या होती है?
ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, जिनसे एंजाइम्स निकलते हैं। तो इससे एंजाइम्स भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, कल मैंने बताया था कि आप लोगों को ट्रिप्सिन बताया था, एमाइलेज बताया था, लाइपेज बताया था, अरे बताया था कि ट्रिप्सिन बताया था, एमाइलेज बताया था, लाइपेज। तो ये तो आपके 3 तो एंजाइम हो गए। अगर आप लोगों से हार्मोन पूछे, हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, तो एक तो निकलता है इंसुलिन हार्मोन, एक निकलता है आप लोगों का ग्लूकागन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन के नाम याद रखेंगे, तीनों एंजाइम के नाम याद रखेंगे। कहां से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है। पैनक्रियास कर लो उसको ना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए, आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। एक हार्मोन होता है जो फीमेल्स में पाया जाता है, एस्ट्रोजन कहां से निकलता है जरा बताइए। तो आप लोगों को पता है कोई हार्मोन है तो जरूर कोई ना कोई ग्लैंड से निकल रहा होगा। तो आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हमारे जो मेल में ग्लैंड पाई जाती है वो पाई जाती है टेस्टिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृषण, और फीमेल में पाई जाती है ओवेरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय। तो अगर बात करें अंडाशय से ओवेरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो दोस्तों ओवेरी से अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, ध्यान रखेंगे। एक निकलता है एस्ट्रोजन, एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन। तो आप लोगों से भी क्वेश्चन में किसका पूछा गया था, एस्ट्रोजन का पूछा गया था, कहां से निकलता है। तो आप लोग खुद मुझे बताइए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहां से निकल रहा है, ओवेरी से निकल रहा है। और दोस्तों यहां पर एक स्टार मार्क आप लोगों को दिख रहा होगा। इस स्टार मार्क का मतलब क्या है, ऑल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। मतलब ये जो हार्मोन है ये एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि से भी निकलता है। चलो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ओवेरी से निकलने वाले हार्मोन। टेस्टिस से कौन से निकलता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भैया जल्दी से आ जा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों, समझ में आ रहा है, थम्स अप करके आप लोग बताइए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आंसर बताइए, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। यदि एक अवतल दर्पण की त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकल लंबाई डैश होगी। तो ध्यान रखिए, फोकल लंबाई और रेडियस कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। फोकल लंबाई होती है आप लोगों की रेडियस ऑफ कर्वेचर की वक्रता त्रिज्या की आधी। तो आप लोगों को वक्रता त्रिज्या दे रखी है 6.2, इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3.1 है ना, 6.2 का आधा 3.1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। 0.9 एम्पियर की धारा है, विद्युत धारा है, वो 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश बताना है। करंट आप लोगों को दी हुई है, चार्ज का अमाउंट आप लोगों को बताना है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, कितने जने बता पाते हैं बताइए। तो दोस्तों होता क्या है, करंट क्या होता है आप लोगों का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर, यानी करंट आप लोग का होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं। करंट होता है चार्ज यानी आवेश बटे समय, टाइम। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों से आंसर किस में पूछा गया है, सी कूलम्ब में पूछा गया है। और आप लोगों को पता है जो कूलम्ब होती है वो ऐसा यूनिट होती है। तो अगर आप लोगों को चार्ज निकालना है, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। तो आप लोगों को इसको कूलम्ब में निकालना है, तो आप लोगों को ये वाले जो वैल्यू होगी ये भी आप लोगों को SI यूनिट में रखनी पड़ेगी, SI पद्धति में। तो करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। कितनी करंट दे रखी है, 0.9 एम्पियर। इसको मैं 9/10 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, मिनट नहीं होती। तो दोस्तों सेकंड कितने दिए, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड बोल सकता हूं क्या। तो आइए सॉल्व करें। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 12 इंटू 9 108। तो आपका आंसर हो जाएगा 108 कूलम्ब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, चले, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स आ रहे हैं बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइए। 108 कूलम्ब होएगा दोस्तों, 12 नाम 108 होता है।
क्लियर? 12 नाम 108 होता है। चलो इसका आंसर बताइए। 3 समान प्रतिरोध, ठीक है। देखो कुछ कमेंट आते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है स्किप स्किप, वो ऐसे सोच रहा है मैं स्किप करके बहुत बड़ी चीज लिख रहा हूं मैं स्किप, जैसे भाई आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, स्किप करके सबसे बड़े बेवकूफ आप शो कर रहे हो बीच इतनी भीड़ में। 7200 जनों में जो स्किप लिख रहा है ना, वो बोल रहा है कि मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ हूं। क्लियर है क्या? तो आप स्किप लिख लिख के ऐसे मत सोचा करो कि आप बहुत आपकी तरफ ध्यान जा रहा है, आपकी तरफ ध्यान जा रहा है लेकिन ऐसे जा रहा है कि देखो इन 7000 में से ये बेवकूफ है, इतना ढंग से समझा रहे हैं फिर भी स्किप। चलो आंसर बताओ इसका। 3 समान प्रतिरोध है जिसका मान 6 ओम है, मतलब 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए अगर ये 6 ओम आप लोगों के सीरीज में जुड़े होते, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, मान लीजिए एक प्रतिरोध है R1, एक है R2, एक है R3, तो जब भी सीरीज में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इनके समतुल्य प्रतिरोध का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपली जोड़ दो। क्लियर है क्या? तो अगर ये सीरीज में होते तो 6 प्लस 6 प्लस 6 अपना आंसर 18 आ जाता, लेकिन सीरीज में तो नहीं है, पैरेलल में। तो ये आप लोगों के पैरेलल में देखो, एक 6 ओम, इसी के पैरेलल में दूसरा, इसी के पैरेलल में तीसरा। तो मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, तो जब भी पैरेलल में होते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 4 होते तो 1/R1 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 भी आ जाता। तो देखो R1 कितना है 6, R2 भी 6, ये भी 6, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 3 से ये 6 गया, 2 बार में 1/2, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/2 हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर बताइए। एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की आप लोगों को एसआई इकाई बतानी है, इसकी यूनिट बतानी है, इसका मात्रक बताना है। और ध्यान रखेंगे रजिस्टिविटी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। तो आप लोगों से विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकता है या प्रतिरोधकता बोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखिए होता क्या है, आप लोगों का मान लीजिए कोई वायर है, इसकी लेंथ दी हुई है L, इसका दोस्तों ये जो एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये मान लीजिए A दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू L अपॉन A। सर ये रो आप लोगों का क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है दोस्तों तार के पदार्थ पे। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम होगा तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर होगा तो कॉपर की रजिस्टिविटी अलग होगी। ये लंबाई चौड़ाई इन पे निर्भर नहीं करती, ये केवल और केवल दोस्तों पदार्थ पे निर्भर करती है कि एल्यूमिनियम का होगा तो अलग होगा, कॉपर का अलग, सोने का अलग, ठीक है। तो इसका आप लोगों को मात्रक बताना है। आप लोग मुझे खुद बताइए, इस रो को मैं लिख सकता हूं क्या? R इंटू A इंटू L, बिल्कुल लिख सकते हो। रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का होता है मीटर। तो देखो ये 1 मीटर नीचे वाले मीटर से कट गया, तो क्या आंसर आ गया आपका? ओम इंटू मीटर आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जब तक मैं कुछ ड्रॉ करता हूं आप लोग आंसर बताइए। देखिए कोई वायर है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो उसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू L अपॉन A। आप लोग सोचेंगे कि देखो रो को मैं क्या लिख दूं? R इंटू A इंटू L। तो देखिए एरिया के साथ में रजिस्टिविटी चेंज हो रही है, लंबाई पे भी निर्भर कर रही है। नहीं दोस्तों, रजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, रजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर आप लोग लंबाई बढ़ाओगे तो इस वायर का रजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। एरिया चेंज करोगे तब भी इसका प्रतिरोध चेंज होगा। लेकिन रजिस्टिविटी केवल और केवल पदार्थ पर निर्भर करती है कि कॉपर का है या एल्यूमिनियम का। लंबाई चौड़ाई से कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ता, तो केवल और केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी? जल्दी से बताइए।
मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोला जाता है। देखिए सिंपल सी चीज है, आप लोग जानते हो V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, सभी जानते हो आप लोग। अब आप लोगों को क्या रखना है, इसको रखना है समान, इसको क्या रखना है, इसको रखना है आप लोगों को समान, सेम रखना है। तो आप लोग मुझे बताइए, प्रतिरोध अगर डबल कर रहे हो भैया, इसको बढ़ा रहे हो तो इसको कम करना पड़ेगा ना, तभी तो ये क्या रहेगा, तभी तो ये समान रहेगा। अगर आप लोग करंट में कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे, रेजिस्टेंस अगर आप लोग बढ़ाओगे तो कायदे से दोस्तों ये वोल्टेज चेंज होना चाहिए। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों को इसको कांस्टेंट रखना है, रेजिस्टेंस अगर आप लोग बढ़ा रहे हो तो करंट क्या होगी दोस्तों, करंट आपकी आधी हो जाएगी। तो इसको 2x कर दो, इसको आधी कर दो x/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका वही बच जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे आप लोगों का जो करंट हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, विल रिड्यूस बाय हाफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है। तो पावर का फॉर्मूला ध्यान रखिए, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V कितना दिया हुआ है आप लोगों को 220, आई करंट कितने दी हुई है 0.5, 0.5 को लिख दो 1/2, 220/2 110। अब आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी कि नहीं थी। आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है भैया। पास्कल हो नहीं सकता, न्यूटन हो नहीं सकता, जूल हो नहीं सकता, केवल और केवल एक ऑप्शन आता, ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इसको आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, बताइए। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। अगर किसी की स्टेट में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि भैया आपके अपने पानी था, पानी को गर्म करा तो जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों वो वेपर भी H2 होता, लिक्विड भी H2 होता। क्या कुछ नया प्रोडक्ट बना क्या? जब तक नया प्रोडक्ट नहीं बनता, नया उत्पाद नहीं बनता दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे आप लोगों का दोस्तों बर्फ थी, आइस थी, ठीक है, ये कौन सी इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला भी H2O है। आपने इसको मेल्ट करा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसका फॉर्मूला H2O। क्या कुछ नया बना क्या? नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, भौतिक अवस्था। अगर कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, नया उत्पाद बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठोसों का द्रवों में बदलना, दोस्तों ये तो है, ये तो आपका फिजिकल चेंज है। लिक्विफिकेशन यानी गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी है आप लोगों का फिजिकल। फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, दोस्तों फर्मेंटेशन का मतलब है उसको छोटे छोटे पदार्थ में तोड़ना, मतलब उससे कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशो या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ किसने दिया था, जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों का ऑप्शन जो टिक कर दूंगा वो ब्लैक कलर से कर दूंगा। ठीक है, बताइए किसने दिया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये स्थिर अनुपात का नियम है क्या। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या बोलता है कि कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मान लेते हैं H2O की बात करते हैं, तो जब भी H2O का फॉर्मेशन होगा, जब भी जल का निर्माण होगा, किसी भी अभिक्रिया से बने H2O, किसी भी अभिक्रिया से बने, उसमें हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो 2:1 होगा ना। ऐसे थोड़ी कहीं पर जल का 4:3 हो जाए, कहीं पर 8:5 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जो रेशो है वो 2:1 ही होगा। तो ये किसने बताया था, जोसेफ राउस ने बताया था कि जो आपका कंपाउंड है, यौगिक है, वो किसी भी मेथड से बने, हमेशा जो उसके एलिमेंट्स का रेशो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। भैया जो अनुपात है वो सेम है ना, चेंज थोड़ी हो रहा है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये किसने दिया था दोस्तों, जोसेफ राउस ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। एटम की इंडिविजुअलिटी के बारे में किसने बताया। तो एटम की इंडिविजुअलिटी के बारे में किसने बताया, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो डाल्टन नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया कि कोई भी मैटर हो, जैसे मान लो ये आयरन की रॉड है,
उन्होंने बोला कोई भी मैटर हो ये बहुत छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी मैटर हो वो बहुत छोटे छोटे इनडिविजिबल, मतलब जिनको और डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उन्होंने इसे क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। लेकिन बाद में इन्होंने जो थ्योरी दी वो गलत साबित हुई, क्योंकि ये आपके एटम के अंदर भी और क्या निकले? इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले, न्यूट्रॉन निकले। तो इनके अकॉर्डिंग तो आपका जो एटम था वो इनडिविजिबल था, उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो ये बात किसने बताई थी? डाल्टन ने बताई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। पदार्थ आपने लिया, जैसे मान लीजिए कोई पानी लिया आप लोगों ने, है ना? क्या लिया? कोई पानी लिया। ये भी तो कोई मैटर है, कोई पदार्थ है। तो जो पानी किससे मिलके बना होगा? आप लोग बोलेंगे सर पानी H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। अब दोस्तों H2O एक मॉलिक्यूल है, अणु है। अगर इसको और तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे? हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, इसमें ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे। तो आप लोग सोचेंगे कि भैया आंसर क्या हो सकता है आप लोगों का? और एटम के अंदर जो प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। देखो, अगर आप लोगों से पूछे कि सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होगा, तो दोस्तों आंसर आएगा आप लोग का एटम। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी किससे मिलके बना हुआ है? H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन के एक एटम से, ऑक्सीजन के एटम से। तो अगर आप लोगों से पूछे पदार्थ का सबसे छोटा आप लोगों का क्या है, कण कौन सा होगा, तब आपका आंसर एटम होता। लेकिन पूछा जा रहा है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। दोस्तों अगर ये आप लोगों का फ्रीली एग्जिस्ट कर पाता तो ये मिलके कंपाउंड क्यों बनाता? ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता एटम आप लोगों को अकेला, जब तो मिलके कंपाउंड बना लेता है। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों मॉलिक्यूल। ठीक है, जब तो मिलके क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल बना लेता है, अणु बना लेता है। तो परमाणु मिलके अणु क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका स्वतंत्र में अस्तित्व नहीं होता, ये आपके फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन था ग्रुप डी 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। आइए इसको समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, आप लोग हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हो ना, ध्यान से समझना। नीचे वाला नंबर होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला नंबर होता है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। समझ में आ गई इतनी सी बात? ठीक है दोस्तों, अगर इस वाले नंबर के आगे अगर आप लोग AMU लगा देते हो तो ये आप लोगों का बन जाता है एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है, हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो आप लोग बोलेंगे सर 1 AMU होगा। ये AMU क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन के मास को ही क्या बोला जाता है? AMU बोला जाता है। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इसी को ही क्या बोला जाता है? AMU बोला जाता है। तो बार बार दोस्तों इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, 1.67 × 10⁻⁻27 kg नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग इसको AMU में लिख देते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। उसके आगे अगर आप लोग AMU लगा दोगे तो वो उसका क्या बन जाएगा? परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा, वो उसका एटॉमिक मास बन जाएगा। चलो भैया ये तो समझ में आ गया। दोस्तों अगर इस नंबर के आगे आप लोग ग्राम लगा देते हो तो ग्राम का मतलब होता है दोस्तों, अगर इसके आगे आपने ग्राम लगा दिया तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोलर मास बन जाएगा। मोलर मास का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, मतलब 1 मोल अगर आप लोग हाइड्रोजन एटम लोगे, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 × 10⁻23। क्लियर? तो दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोगों से 1 ग्राम बोल रहा है, तो 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया भैया? 1 ग्राम क्या? इसका मोलर मास है, इसका मोलर द्रव्यमान है। और 1 मोल में कितने होते हैं? 6.023 × 10⁻23 होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? किसमें केवल और केवल एक लेटर होता है? बताइए। आप जब इसको रिप्रेजेंट करते हो ना, कॉपर को लिखते हो आप लोग Cu,
ठीक है, क्लोरीन को लिखोगे Cl, कैल्शियम को लिखते हैं Ca, लेकिन कार्बन को केवल और केवल C से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आप लोग के कार्बन में केवल और केवल एक लेटर आ रहा है, बाकी सब में 2 आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके नाम के या तो 1 या 2 लेटर यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कार्बन को रिप्रेजेंट किससे करा जाता है, C से करा जाता है, क्लोरीन को Cl से करा जाता है, तो ये कॉपर को किससे करा जाता है, Cu से करा जाता है। तो ये किसने बताया, साइंटिस्ट ने? कोई कमेंट करके बता सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए उनके नाम का केवल पहला या स्टार्टिंग के 2 लेटर यूज करे जाते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम के लिए Ca यूज कर रहे हैं। तो ये बात किसने बताई थी, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये बात किसने बताई थी? तो ये बात बताई थी दोस्तों बर्जीलियस ने। किसने बताई थी? बर्जीलियस ने बताई थी। तो मैंने 1 बजे वाली क्लास में करवाता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो अनअकैडमी पे 1 बजे क्लास मिस मत करा करो। देखो बर्जीलियस बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे डक्टाइल मटेरियल कौन सा है इसमें? सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। लेड दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है। तो डक्टाइल होता क्या है दोस्तों? ऐसा आप लोगों का एलिमेंट जिसको आप लोग खींच के आराम से वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। और अगर आप लोगों का कोई मेटल है जिसको आप लोग ऊपर से ठोक कर उस पर हैमरिंग करके अगर उसको शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे मेलेबल। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से सबसे डक्टाइल कौन है, सबसे ज्यादा मेलेबल कौन है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें डक्टाइल की या हम लोग बात करें मेलेबल की, डक्टिलिटी की बात करें, मेलेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा किसकी होती है दोस्तों? गोल्ड की होती है। किसकी होती है? गोल्ड की। और दोस्तों इसके बाद में किसकी होती है? सिल्वर की होती है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग का डक्टिलिटी क्या होगा, अगर किसी को खींचकर आप लोग वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। और किसी को ठोक कर अगर आप लोग उसकी शीटें बना पा रहे हो, चद्दर बना पा रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी हो या मेलेबिलिटी हो, सबसे ज्यादा किसकी होती है दोस्तों? गोल्ड की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोल्ड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा धातु जो तरल अवस्था में रहता है। आप लोगों को होता है जितने भी मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। क्लियर? जैसे आपके देखो घर में सोना रखा होगा, चांदी रखा होगा, लेकिन एक मेटल ऐसा है, एक धातु ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे किस में रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। तो वो आप लोग का जो धातु होता है, मेटल, वो होता है आप लोगों का पारा यानी मरकरी। क्लियर? और अगर आप लोगों से नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आपका हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से मुझे बताइए। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप लोग को दोस्तों ये जो वाटर है H2O, इसमें आपको हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है। बताओ तो किस प्रक्रिया से आप लोग कर सकते हो? तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों? कंटेनर में लिया जाता है पानी और दोस्तों आप लोग के क्या डाले जाते हैं? 2 इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं। तो जब इनमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है तो ये आप लोगों को जो H2O जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, NTPC 2016 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आंसर बताइए। क्वेश्चन है फुलरीन हैज डैश कार्बन एटम। फुलरीन में कितने कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं? फुलरीन में जल्दी से बताइए। फुलरीन, तो फुलरीन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। फुलरीन एक कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का अपरूप है और इसमें कितने पाए जाते हैं? 60 पाए जाते हैं। 60 कार्बन पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइए। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई
किसके बराबर है? देखो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, चाहे कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान निकालो, चाहे हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान निकालो, वो किस में मापा जाता है? AMU में मापा जाता है। और मैंने ये बताया था ये AMU होता क्या है दोस्तों, प्रोटॉन के मास को ही AMU बोला जाता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसी को ही AMU बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं ऐसे टिक कर दूंगा, ठीक है, जिससे समझ जाओगे आप लोग ए ऑप्शन के सामने ये लाइन है ना, इसका मतलब ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि बार बार पेन चेंज करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टिक कर दूंगा जिससे आप लोग PDF से भी पढ़ सको आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, तो आप लोगों का जो एटम होता है आपको पता है इसके बीच में होता है न्यूक्लियस नाभिक। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स को क्या बोलोगे? दोस्तों एंटी पार्टिकल क्या होता है? जैसे आप लोग सभी जानते हो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इस पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोस्तों ऐसा पार्टिकल जिसका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है, जिसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इस पार्टिकल पे भी दोस्तों इतना ही चार्ज है बस, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इस पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, इसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, बस इस पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिए ट्रिक याद रख लो, ईट पग नाचे। तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन ने करी। आपके प्रोटॉन की किसने करी? गोल्डस्टीन ने करी। न्यूट्रॉन की करी चैडविक ने। तो आप लोगों से किसकी पूछी थी? इलेक्ट्रॉन की। तो आंसर हो जाएगा थॉमसन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018। और दोस्तों यार लाइक करने में कमी क्यों रखते हो? 9202 पीपल देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 3700 है। लाइक को बढ़ाओ, थम्स अप करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एटम्स। एटम्स के बारे में क्या सही नहीं है? बताइए, आराम से देखिए क्वेश्चन को और आंसर आप लोग बताइए। बताओ। आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? एटम के बारे में कौन सा सही नहीं है? द एटम्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन आर द सेम, सॉरी एटम्स ऑफ द टू एलिमेंट्स आर द सेम। पता नहीं, कुछ जने डी बोल रहे हैं। ओके, दे अकर इन वेरिएंस ऑफ 10⁻10 मीटर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो एटम का जो आकार होता है ये किस ऑर्डर का होता है? इनकी रेडियस 10⁻10, सॉरी एटम की बात कर रहा हूँ, एटम की। तो एटम की जो रेडियस होती है किस ऑर्डर की होती है? 10⁻10 मीटर की होती है। अगर न्यूक्लियस की बात करें, नाभिक का आकार, तो दोस्तों ये 10⁻15 मीटर का होता है, और भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये बात भी बिल्कुल सही है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम इन ऑल, ठीक है। द एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर द सेम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का गलत हो जाएगा। आप लोग मुझे बताइए, दो एलिमेंट्स के एटम सेम होते हैं क्या? भाई हाइड्रोजन के एटम अलग होता है, कार्बन का एटम अलग होता है। कार्बन के एटम में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सभी आप लोगों के एलिमेंट जो होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो सभी के एटम अलग अलग होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो जाएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, बिल्कुल सही है। कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी में दोस्तों क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, सभी आप लोग के सेम होंगे। तो आप लोग का जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें आपका गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? दोस्तों इससे पहले हम लोग समझते थे सबसे पहले कि जो आपका एटम है वो बिल्कुल कुछ इस प्रकार का है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि नहीं, एटम का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, कुछ ही पार्ट है जो बीच में पाया जाता है, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, नाभिक नाम दिया। और ये जो उन्होंने बताया ये कौन से एक्सपेरिमेंट से बताया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से बताया, है ना। आप लोग का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो आप लोग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने गोल्ड की फॉयल यूज करी थी दोस्तों, सोने की पतली चादर यूज करी थी। आपको याद है, मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। तो आप लोग बस इतना बताइए साइंटिस्ट कौन थे, तो वो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बताइए। चलो आ जाओ। तो ये आप लोगों का क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन भारी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। तो इन कक्षाओं को कैसे बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है के शेल, इसको बोला जाता है एल शेल, इसको बोला जाता है एम शेल। और किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। तो मुझे बताइए अगर बात करें एम की बात हो रही है तो कौन सी कक्षा हो गई, पहली दूसरी तीसरी कक्षा हो गई। 3 का स्क्वायर रखोगे 9, 2 × 9 18 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखेंगे, पहली होती है के, फिर आपका एल, फिर एम, फिर एन होता है। तो उस अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, अब इसके लिए पूरी पढ़ी होनी चाहिए थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। फिर भी इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देखता हूं कितने जने बता पाते हैं, बताओ। सर क्लास कितने बजे शुरू होती है? रोज सुबह 9:30 बजे होती है। बताइए, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो पहले तो हमको समझना होगा दोस्तों ये कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है। देखिए आप लोग जानते हैं मिरर दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आपका कॉनकेव अवतल, तो ये क्या करता है, जो भी प्रकाश किरणें आती है इसको क्या कन्वर्ट्स कर देता है क्या। तो आप लोगों से पूछी जा रही है कन्वर्जिंग मिरर, तो कन्वर्जिंग मिरर आपका होता है कॉनकेव। और अगर आप लोगों से पूछा जाता कन्वर्जिंग लेंस की, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स उत्तल। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये जो भी प्रकाश किरणें आती है इनको कन्वर्ज कर देता है। तो कन्वर्जिंग मिरर की बात करें तो आपका आंसर होगा कॉनकेव, कन्वर्जिंग लेंस की बात करें तो आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स। तो पहली तो बात हो रही है दोस्तों कॉनकेव की, अवतल की। अब बोला क्या जा रहा है कि किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने पर, मतलब ये आप लोगों का देखिए कॉनकेव मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आप लोगों का क्या हो गया, फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहां पर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहां पर बनेगी। तो इसके दो जुगाड़ है, एक तो बिल्कुल टेक्निकली समझो और एक दूसरा रट लो। तो टेक्निकली तो मैं आप लोगों को पूरा समझा चुका हूं। सर कब समझाया था ये, किसी को स्लाइड याद है क्या? अरे किसी को याद है क्या मैंने एक एक करके बनाया था? अरे किसी ने आपको समझाया नहीं, बताओ। ये हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्लास की थ्योरी में? तो आ जाइए, ये आप लोगों का कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को, वस्तु को आपने कहां पर रख दिया सर? फोकस पे रख दिया। इसकी इमेज कहां पर बनेगी ये हम लोगों को देखना है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, या आप लोगों ने जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो अब सुनिए दोस्तों। जब भी आप लोगों को देखना है किसी ऑब्जेक्ट से इमेज कहां पर बनेगी, उससे कोई भी दो प्रकाश की किरणें निकाल दो, परावर्तन के बाद में वो जहां पर मिले वहीं पर इमेज बनती है। तो सबसे पहली किरण में निकाल रहा हूं ऐसे, पहली किरण में निकाल रहा हूं ऐसे। तो जो भी किरण प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के पैरेलल में आती है वो परावर्तन के बाद में कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, पहली प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के बाद में फोकस से होकर गुजरती है। एक मैंने निकाली ऐसे, एक मैंने निकाली ऐसे। तो दोस्तों ये आप लोग की चली जाएगी ऐसे। क्लियर है क्या? आप लोगों को पता है जो भी आप लोगों की रिफ्लेक्टिंग रेज है,
जो भी आप लोगों की परावर्तित किरणें हैं, क्या ये कहीं पर मिलेगी क्या दोस्तों? ये तो पैरेलल लग रही है, ये कहीं पर मिल सकती है कि नहीं? लेकिन जब मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा, जब मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा, आई एम सॉरी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, वेट करिए एक बार। देखिए अब, हाँ, तो देखिए दोनों जो परावर्तित किरणें कहीं पर मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। तो आप लोग बोलेंगे यहां पर तो कहीं पर कटेगी नहीं, लेकिन जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं पर जाके मिलते हुए प्रतीत होगी क्या? मुझे बताइए, बताइए। आई एम सॉरी, मतलब आप लोग देखिए ये वाली जो लाइट रे है दोनों पैरेलल है, कहीं पर मिल सकती है कि नहीं? लेकिन मैं इसको बिल्कुल एक्सटेंड करूंगा तो दो पैरेलल लाइन को मैं कहां पर मान सकता हूं? कहां पर मिलेगी सर? अनंत पर मिलेगी। तो इसकी जो साइज बनेगी कैसे बनेगी दोस्तों? ये मिलेगी अनंत पे और कहीं पर ऐसे मिलेगी, तो इमेज बनेगी उल्टा, और उल्टा तो बनेगी ही बनेगी, और साथ में कैसे बनेगी? इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है दोस्तों? रियल इमेज होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि कहीं पर अनंत पे जाके बनेगी। क्लियर है क्या? और कैसे बनेगी दोस्तों? बहुत बड़ी, देखो आपकी इमेज की साइज कैसे है, बहुत बड़ी। तो सिंपली अभी आप लोग रटो, इतना आप लोग समझ नहीं सकते हो। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अगर आप लोगों से फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में, तो इमेज का साइज कैसा होगा दोस्तों? बड़ा होगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों थोड़ा सा हैंग कर रहा है, वेट करिए एक बार। चलिए इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला विद स्टैंडर्ड सिंबल्स? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? चार ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। एक मिरर फॉर्मूला पूछा जाता है, एक लेंस फॉर्मूला पूछा जाता है, तो दोनों बताता हूं। अगर मिरर फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगर आप लोगों से लेंस फॉर्मूला पूछे तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अभी आप लोगों से पूछा गया लेंस फॉर्मूला कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर आप लोगों से मिरर पूछा जाता तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने शेल होने चाहिए, कितनी कक्षा होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो टोटल नंबर ऑफ शेल आप लोगों को बताना है। देखिए आ जाइए, देखिए परमाणु संख्या 13 है, परमाणु क्रमांक 13 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 13 होगी। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं सर? 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो दोस्तों 8 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, टोटल कितने आ गए? 10 आ गए। बचे कितने? 3, वो तीसरी में चल जाएंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल कितने होंगे? 3 होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आप लोग इसको दोस्तों ऑप्शन से कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना भी नहीं है तो ऑप्शन से कर सकते हो। बोला जा रहा है क्रिप्टॉन की एटॉमिक नंबर 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे? आप लोग मुझे बताइए, ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है क्या? दोस्तों सबसे भारी वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकते हैं। ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसको तो काट दो। क्लियर है क्या? अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों की तीसरी कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है? 2n स्क्वायर। तो n बराबर 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 9 इंटू 2 18। तो तीसरी कक्षा की कैपेसिटी 18 होती है। 20 कहां से भर दिया? ये ऑप्शन हो नहीं सकता। समझ में आ गई बात को? अब आप लोग मुझे बताइए, यहां पर देखिए दूसरी कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है? 2n स्क्वायर, n बराबर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा की कैपेसिटी 8 होती है, 18 कहां से भर रहा है? नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी होगा। और आप लोग और कैसे देख सकते हो दोस्तों? क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन कैसी एक इनर्ट गैस है ना? हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ध्यान है क्या आपको? जल्दी से बताइए। तो ये आपकी इनर्ट गैस है, इसका मतलब इसका अष्टक पूरा होता है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सिंपल एक ही ऑप्शन बच रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। अधातुओं में आमतौर पर सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? तो यार एक चीज मुझे बताओ, 10 से 18 पॉसिबल है क्या? सबसे भारी कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चाहे कोई भी एलिमेंट हो।
आपका चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो, 8 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं भैया, ये वाला तो काट दो, ये वाला ऑप्शन तो आप लोग काट दो, ऑप्शन नंबर डी तो आप लोग बिल्कुल काट दो। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए 8, 9, 10, 8, 9, 10 भी पॉसिबल है कि नहीं है यार, मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, तो ये 9, 10 कहां से हो जाएंगे, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब समझो अधातुओं में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों के मेटल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और आपके जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब ध्यान से समझो, जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आप लोग की पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, समझो बात को। तो मान लीजिए जैसे कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 है, ध्यान से समझो। तो ये कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मुझे बताओ। तो कोई भी चाहता है इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। दोस्तों जैसे ही ये एक को त्याग देगा, अब इसके बाह्यतम कोश में 8 रह जाएंगे ना, तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। अब मुझे बताओ कोई है 2,8,7, ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। दोस्तों ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तब जाके बाह्यतम कोश में 8 होगा, इससे बढ़िया एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही कर लेना जिससे इससे अष्टक पूरा हो जाए। तो हर कोई चाहता है अपना अष्टक पूरा हो, इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं, और आप लोग के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब उनके बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहते हैं कैसे भी 1 आ जाए, 2 आ जाए, जिससे 8 हो जाए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अधातु में आमतौर पर भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये 8 हटा दो, 5, 6, 7 हो जाएगा आपका। क्लियर है क्या, 5, 6, 7 आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो आप लोग के मेटल्स होंगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है, आकार में सबसे छोटा कौन सा है बताइए, आकार में सबसे छोटा कौन सा है बताइए। तो देखिए कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और लेफ्ट से राइट पे जाने पर एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या कहना है आप लोगों का। लेफ्ट से राइट पे जाने पर एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या दोस्तों क्या होती है सर, घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, देखिए ये पहला ग्रुप आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और आप लोगों को पता है ये आपका सोडियम आ गया, इधर आ जाएगा मैग्नीशियम, इधर आ जाएगा एल्यूमिनियम, इधर आ जाएगा सिलिकॉन, फिर इधर सल्फर, क्लोरीन, ऐसे आते जाएंगे। तो आप लोग अगर जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में जाते जा रहे हो तो क्या मिलता जा रहा है, सोडियम से मैग्नीशियम आएगा, फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम आएगा। तो सबसे कम आकार किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसको और टेक्निकली बताऊं क्या, और टेक्निकली बताऊं, ये +3 इसका क्या चक्कर है, देखो इधर आओ। देखो एल्यूमिनियम में क्या होता है, अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं एल्यूमिनियम का आकार आप लोगों का छोटा होगा या एल्यूमिनियम +3 का होगा, बताओ। क्लियर। तो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे ना, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये। ठीक है, अभी आप लोग सिंपली याद रखो, आप लोग की पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनमें से कौन सा मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मेटल क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, ये 206 वाला, ये तो एक्सेप्ट करना चाहेगा, कैसे भी 2 आ जाए जिससे 8 हो जाए, तो ये हो नहीं सकता। क्लियर। आप लोग मुझे बताइए ये डोनेट करना चाहेगा क्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा कि। तो मेटल जो होते हैं उनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका मेटल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। पुष्पराज जी रीजनिंग क्लास है तो आप जा सकते हो, ठीक है, आपको रोका नहीं है किसी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जल्दी से बताइए। आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ, आइसोबार में क्या होता है जल्दी से बताइए, किसकी संख्या समान होती है, किसकी संख्या समान होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, इसको ऐसे करो आइसोटोन्स कर लो, इसको आइसोटोन्स कर लो, आइसोटोन्स कर लो, सम न्यूट्रॉनिक कर लो। क्लियर, सम न्यूट्रॉनिक कर लो आप लोग।
क्योंकि ये ऑप्शन इसके बिल्कुल गलत बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब एक भी ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठेगा। तो अगर आइसोटोन्स की बात करें, ऐसे एटम्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन सबन्यूट्रॉनिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन्स, और इसको डाल दो आप लोग न्यूट्रॉन। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर ए क्लियर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताइए। इन जनरल हाउ कैन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बी रिटन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे आप लोग लिख सकते हो, जल्दी से मुझे बताइए। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है जब भी अभिक्रिया होगी एसिड की बेस के साथ में, जब भी अभिक्रिया करेगा अम्ल और क्षार, तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? लवण का प्लस जल का। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ना तो यहाँ पर अम्ल बचा ना ही यहाँ पर आपका क्षार बचा। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। बेस प्लस एसिड मिलके क्या वाटर प्लस गैस का निर्माण करते हैं? नहीं, बेस प्लस एसिड मिलके सॉल्ट प्लस वाटर करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, ये ALP CBT 1 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताता है। द कॉमन सॉल्ट मेड ऑफ, जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, कौन सा होता है आपका? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। तो किससे बनता है जरा मुझे बताइए, किससे बनता है? तो NaCl का निर्माण किससे होता है? आप लोग सभी जानते हो HCl प्लस NaOH, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? NaCl का प्लस जल का। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम उन्होंने ये नहीं बोला कि एसिड और बेस से बनता है, इन्होंने बोला कौन सा एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। तो पता कैसे पड़ेगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है? तो जब मैंने आप लोगों को पूरी थ्योरी पढ़ाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन त्याग करे उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम हाइड्रोजन आयन त्याग करे उनको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। तो आप लोगों को एग्जाम में वो तो मिलेगा नहीं एसिड जो पानी में डाल के देख लो कि किस में हाइड्रोजन आयन ज्यादा निकल रहा है किस में नहीं निकल रहा है। तो सिंपली बात है, आप लोगों को एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे, किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड के, और आप लोगों के स्ट्रॉन्ग बेस के, वीक बेस के, वीक एसिड के। तो अगर हम लोग बात करें HCl, ये आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। बाकी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बता देता हूं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स की बात करें तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्लियर है क्या? अगर आप लोगों से पूछे स्ट्रॉन्ग बेस की, तो दोस्तों ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो मैंने PPT में दे दिए हैं, PDF में मिल जाएगा, एक बार एग्जाम्पल्स आप लोग देख लेना। चलिए आंसर बताइए इसका। और कल से कोशिश होगी आपकी जो स्लाइड आज हैंग कर रही है वो नहीं करे, है ना। इसका मुझे सॉल्यूशन पता पड़ गया थोड़ा सा, इसमें हम लोग वो इंप्लीमेंट करके देखेंगे जिससे कल स्लाइड्स हैंग ना हो। बताइए, डैश रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कली, ऐसा कौन सा है दोस्तों जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक होता है आप लोगों का उभयधर्मी ऑक्साइड, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ में भी अभिक्रिया कर ले और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर ले, ऐसो को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ध्यान रखिए, आप लोगों का Al2O3 होता है, ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। केवल उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 होता है क्या? नहीं दोस्तों, जिंक ऑक्साइड भी क्या होता है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर ले। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। देखिए, और आप लोगों को मैं बता दूं,
दोस्तों ये आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें, रोज 1 बजे होती है साइंस के 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अनअकैडमी पर। कमेंट में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा क्लास के नीचे, सीधे आप उससे भी जुड़ सकते हो। बाकी आप लोगों को करना क्या होगा, बात को समझिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी, वहां पर मेरा नाम सर्च करना होगा नीरज जहांगीर, मुझे फॉलो कर ले। स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को ये सारी क्लासेज दिख जाएगी, है ना। गोल सेलेक्ट कर लेना, एसएससी एग्जाम, वहां पर 3 चीजें आएगी, तो स्पेशल क्लासेज में देख लेना, बिल्कुल फ्री क्लासेज है। जो भी आप लोग क्लास देखोगे आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो कोड में डाल दीजिए नीरज 11, अनलॉक करिए, आपका आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। समझ गए बात को, और इससे आप लोग सारी क्लासेज एक्सेस कर सकते हो। तो 1 बजे भी होती है, 4 बजे भी होती है, एमसीक्यू की होती है। क्लास अटेंड करके देखो, बहुत मजा आप लोगों को आएगा। और इस क्लास के पीडीएफ में आप लोगों को कमेंट में डलवा दूंगा, एक लिंक मिलेगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन पे सारे कोर्स मिलते हैं। जैसे एसएससी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो एसएससी में जितने भी बैचेस चल रहे हैं सारे बैच आप लोग वहां पर देख पाओगे। जितने भी बैचेस चल रहे हैं आप लोग के, जितने भी कोर्स है, टोटल 14,700 कोर्स है, जीके के 825 कोर्स है, इंग्लिश के 715 कोर्स है, मैथ्स के 693 कोर्स है। तो वाईफाई स्टडी के तो सभी टीचर्स की क्लास मिलेगी। इसके अलावा इंडिया में और भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, सभी की क्लास आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ क्लास के बाद मिलेगी 20-25 मिनट बाद में, 20 मिनट बाद में क्लास के नीचे कमेंट में मिल जाएगी। ओके, और बताइए पीडीएफ कैसे मिलेगी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ में आ गई। तो आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन करो, यहां पर ऑप्शन आएगा 24 महीने का 7200 रुपए का है। रेफरल कोड में डाल दोगे नीरज 11, तो ये आपका पड़ जाएगा 6480 का। और प्रोसीड टू पे आप लोग कर दीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों 31 से आप लोग का प्राइस हाइक हो रहा है, तो आप लोग आज ही ले लीजिए। और कोई दिक्कत सर 2-3 चैप्टर बाकी था वो कर दिए हैं क्या, वो कहां पर मिलेगा, अनअकैडमी में पढ़ा दिया राजीव जी, आप लोग जाके देख लीजिए। और बॉटनी की लास्ट क्लास के नीचे मैंने उनकी लिंक डाल दी थी, तो आप लोग वहां पर देख सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं 1 बजे अनअकैडमी क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब